मेरे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, यहाँ पर हम इस सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी के प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर हमने 4 प्रैक्टिस सेट आपको पहले ही प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर अलग अलग पेपर्स की हेल्प से आपको सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि आपके आने वाली जो भर्ती का जो रिटर्न पेपर है 28 फरवरी, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने जो इसका तीसरा सेट है उसके अंतर्गत हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाले हैं, और उससे पहले जीएस और यहाँ पर जीके को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी साथ में आंसर देना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से उसको टिक करिए और अपने स्कोर को जो है हमको कमेंट करिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है 7 अप्रैल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इससे पिछले वाले सेट में हमने आपको गांधी जी के प्रमुख जो आंदोलन थे उनके बारे में बताया था, जिसमें कि चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1918 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो 1942। तो आपको ये आंदोलन को अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो इससे पहले भी जो अलग अलग स्टेट्स में जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, असहयोग आंदोलन 1920। अगला प्रश्न है, कयाक इनमें से किससे संबंधित है? तो कयाक जो है वह नाव से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। आपको देखना है कि इस तरह से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर नासिक पूछा गया है, तो किसी और यहाँ पर शहर को पूछा जा सकता है जो फेमस शहर हैं। दिल्ली आपको पूछ सकता है, वाराणसी आपको पूछ सकता है, तो आपको वो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो भारत का जो जल प्रशिक्षण जहाज है वो है INS तरंगिणी। इंडियन आर्मी से जितने भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको जरूर में नोट करना है, याद करना है। तो INS तरंगिणी जो है वो है भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण पोत, युद्धपोत। अगला है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ बहती है? अमेजन नदी बहती है आपका दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और जो ये अमेजन रिवर जो है वह दक्षिण अमेरिका में है, और इसी के नाम पे जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो कंपनी है अमेज़न कंपनी, जो क्या करती है, आपको सबको पता है ये क्या करती है, सामान की डिलीवरी करती है और आपको सामान को पहुँचाती है। जो इसके दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं जेफ बेजोस जो हैं वो इसी के ही CEO हैं अमेज़न कंपनी के, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो भारत की आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो आती हैं दस्तावेज 8वें में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, न कि महाद्वीप पूछा है। तो द्वीप है ग्रीनलैंड और महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला है, भारतीय थल सेना की कितनी कमानें हैं? तो भारतीय थल सेना की 7 कमानें हैं। अगर आप में से जो है इसको कोई डिटेल में जानना चाहता है तो वो और जानता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में इन 7 कमानों के नाम लिख सकता है, और इससे जो है आपके और जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहला पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। अब आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है।
कमेंट में जब भी आप आंसर लिखते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो इसलिए अधिक से अधिक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइड एक पुस्तक है जिस पर कि एक मूवी बनी है, उसका नाम भी गाइड है। तो उस पुस्तक के लेखक थे आर के नारायण। बहुत ही फेमस ये पुस्तक थी, और इस पर जिस पुस्तक पर मूवी बनी हो तो वो आप समझ सकते हैं कितनी फेमस है, और ये लिखी गई थी आर के नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो सशस्त्र बल जो होते हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। तो जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना और आपकी वायुसेना और नौसेना, इनके कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में इसको बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है, तो आपको अब मुझे डिटेल में बताना है, यदि आपने पढ़ा है या वीडियोस को देखा है, कि पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो किन किन के बीच लड़ी गई हैं और कब कब लड़ी गई हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है पानीपत की लड़ाइयों के बारे में, जहाँ की पहली लड़ाई जो है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन को जितना आप डिटेल से पढ़ेंगे, 360 डिग्री पढ़ेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि यहाँ पर कम से कम आप 100 से यहाँ पर 200 क्वेश्चंस को यहाँ पर जान पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक 30 मिनट की वीडियो के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न आपके सामने है जनरल साइंस से, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। बांझ विरोधी विटामिन का नाम क्या है? तो बांझ विरोधी विटामिन है विटामिन ई। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, कार्य बल और विस्थापन का क्या संबंध है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि कार्य क्या होता है, जब क्या करते हैं किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है और वह एकांक दूरी विस्थापित होती है, तो उसे ही हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो होता है वह पौधों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप की जो तीव्रता होती है वह नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सोडा यानी कि आपकी जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, जबकि दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जबकि सदिश राशियाँ क्या होती हैं जिनमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होता है, अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। तो यहाँ पर जो है गति जो है वह एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग में जो होता है हमको पता होता है कि कोई वस्तु कितने वेग से किस दिशा में चल रही है, तो वेग होती है एक सदिश राशि, जबकि गति होती है अदिश राशि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है यहाँ पर लोहा इसका मुख्य घटक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वह होती है कोशिका, यानी कि कोई भी जो जीव होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है गुर्दा में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो यहाँ पर NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, इनकी वजह से ही क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है।
एसिड रेन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है, यानी कि जो आपका क्या हो रहा है विद्युत धारा है वह किससे मेजर होती है, तो वो होती है अमीटर से। अमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। जबकि वोल्ट मीटर से क्या होता है, वोल्टेज मेजर होता है। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ये प्रश्न मैंने बहुत बार देखा है। तो प्राथमिक रंग यानी कि आपके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो लाल, नीला और हरा जो हैं वो होते हैं प्राथमिक रंग। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है, कोशिका का विद्युत ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो मानव शरीर की जो इनको नियंत्रित करता है गतिविधियों को वो होता है हार्मोन। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है, हार्मोन। अगला है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हवा में जो होती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। और ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था और मेरे को जो है कमेंट में आंसर आए भी थे। तो यहाँ पर मांसपेशियों की संख्या देखिए नेक्स्ट पेपर में आपको पूछ लिया गया है, तो मांसपेशियों की संख्या है 639, इसलिए हम आपको कहते हैं कि कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो अगला प्रश्न है किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, तो किडनी की मौलिक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो दूध में जो दूध है उसको दही में चेंज करने के लिए जो होता है जिम्मेदार होता है वह होता है लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु, जो क्या कर देता है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथ्स का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर अनुपात से संबंधित है कि 12:36 यानी कि 12/36 जो है वह किसके बराबर है, आपके एक्स और रेशियो 48। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x/48। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 कम 12 और ये देखिए 12 तिया 36 हो गया, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 48/3, तो 316। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 16। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे। तो ये भी अनुपात से संबंधित ही प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना होता है कि भाई 36 पुरुष पूछ रहा है कि किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 25 घंटे में करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है 36 करते हैं 25 घंटे में, और जो है इसका पहले आपको निकाल देना है कितना कार्य, तो 36 × 25 कर देंगे, और 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे, तो 15 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से काटिए तो 5 तिया 15 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। अब 3 को इससे कट करिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, और 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे होता है 60। तो आपका 60 घंटे आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिखेंगे। तो पहला का हो गया 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25 और 6 का हो गया 36। अभी यहाँ पे इनका योग औसत निकालना है, तो इनका योग कितना हो गया, इनको हम जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 4 14, 14 16 30, और इस तरह से जब हम इनको पूरा ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है 140। ठीक है, 140 आ गया। अब क्योंकि ये औसत पूछ रहा है तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो 7 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब हो जाएगा 7 दूने 14। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 20। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, 4। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हमने आपको मेथड बताया था कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो क्या हो जाता है ए माइनस बी, और बाकी ये पूरा का पूरा टर्म, तो इससे जो है वो टर्म कैंसिल हो जाता है। तो सीधे सीधे इसकी ट्रिक क्या है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो आप 343 में से 113 को घटा दीजिए। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया यहाँ पर 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 230। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि जो है इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हमको भाग विधि से सॉल्व करना होता है। तो करिए इसको 6 8 0 6 2 1। तो आपको पता ही है कि वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो पीछे से जो है दो दो के जोड़े बनाइए। अब जो है यहाँ पे 8 अट्ठे क्या हो गया 64 हो गया, और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो गया, 0 6 उतारेंगे नीचे और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 2 से किया तो 162 दुने होता है 324। जब हम 406 में से 324 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 2 और ये 2 1 है, हमने इसको नीचे उतार दिया। अब जो है हमको फिर से जोड़ना है, तो 162 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164। अब 164 जो है इसमें कौन सी संख्या हम रखें कि जिससे कि ये क्या हो जाए, यहाँ पर ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो जब मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो है आपका जाता है 8225। अब देखिए थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हमको प्रश्न वही पूछा गया था कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसमें 25 में से 21 को माइनस करते हैं तो आता है 4, अर्थात हमको इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 825 का स्क्वायर बन जाए। तो सीधे सीधे हमारे पास जो शेष फल आता है वही क्या है, यहाँ पर आंसर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होती है। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इन प्रश्नों में कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, वो है माना x, ठीक है। और अब जो है ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो दोनों की उम्र बताया है कितना है, 9 वर्ष से इससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा x + 9। अब प्रश्न में बोला गया है कि इसकी 10 वर्ष बाद, यानी कि x + 9 की 10 वर्ष के बाद जितनी उम्र होगी वह क्या होगी, इसकी 10 वर्ष पहले से 2 गुना ज़्यादा होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 और 9 हो गया 19, तो x + 19 हो गया बराबर, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × x 2x -10 × 2 ये हो गया 20। अब जो है हम यहाँ पे जो चर संख्या हैं उनको अलग करेंगे, अचर संख्याओं को अलग करेंगे। तो 2x इधर आके हो जाएगा यहाँ पे इस x को इधर लाइए, तो 2x में से x गया, बचेगा x, और यहाँ पर -20 को इधर ले जाइए तो 19 + 20 हो जाएगा कितना 39। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 39, वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इन सब का जब हम दशमलव मान निकालते हैं तो अंडर रूट का दशमलव मान होता है √2 का 1.414, क्योंकि हम √2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4। तो जब हम इनके दशमलव मान निकालते हैं तो इसका मान आता है 1.414, इसका दशमलव मान निकालते हैं इसका आता है 1.44, और जब हम क्या करते हैं इसका दशमलव मान निकालते हैं इसका आता है 1.414। तो देखिए उस हिसाब से जो है यहाँ पर ये आ रहा है 41, ये आ रहा है 41 और ये आ रहा है 44। तो जो है 44 ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3 √3 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 80% छात्र हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75% दोनों में हैं। अगर 40 छात्र जो हैं दोनों में फेल हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों विषयों में फेल कितने हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकल जाएंगे, 100 माइनस 80 प्लस 85 माइनस 75। यहाँ पे हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए हम 100 में से माइनस कर रहे हैं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस ये हो जाएगा 165 माइनस 75, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 90 यानी कि 10%, यानी कि 10% विद्यार्थी जो हुए थे वो हुए थे फेल। अब हमको दिया है कि 10 मतलब हम निकालेंगे यहाँ पर, पहले इसको नोट कर दीजिए आप, इसके बाद हम आगे करेंगे इसको। इसके बाद हमको दिया है कि हमको क्या करना है कि इन जो विद्यार्थी हैं इनमें 10% ऑफ x, हमने x माने थे, तो यानी कि 10% विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं, तो x इंटू 10% यानी कि 10/100 बराबर हो जाएगा वो है 45। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 45 गुणा 100/10, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 450 विद्यार्थी। तो 450 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6.46 का आंशिक रूप से निकटतम मान क्या होगा। देखिए निकटतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 646/100 हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम बात करें निकटतम की तो निकटतम हो जाएगा 646/99। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमने इस तरह के प्रश्नों में क्या बताया, जब भिन्नों का हम मौसों निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि इन प्रश्नों में हमको अंशों का क्या निकालना, जो अंश में हैं, जो नॉमिनेटर में हैं, उन सब का हमको HCF निकालना होता है। तो यहाँ पर इन 2, 8, 64 और 10 में वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो वो आपको क्या दिख रही है, जो सब में भाग चली जाए तो वो लग रही है 2 है, क्योंकि 2 का 2 में जाता है, 8 में जाता है, 64 में जाता है और 10 में भी विभाजित हो जाती है। तो HCF तो हो गया 2। और जो नीचे की संख्याएं हैं, हर में हैं, उनका हमको करना पड़ता है क्या, LCM। LCM मीन्स की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 3, 9 और 27 जो है और 81 जो है ये खुद में भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 81 जो है आ जाएगा। तो 2/21 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको करना क्या होता है, अंशों के का HCF निकालना होता है और हरों का LCM निकालना होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ये भी काफ़ी आसान है। इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, इस प्रश्न में आपको देखना है कि जैसे कि कोई कार है, उसकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको आपको चेंज कर लेना है मीटर पर सेकेंड में। तो 108 को जब आप 5/18 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काटिए, 9 दूने 18, 5 दूने 10 और 4, और फिर 9 छक्के 54 हो गया, 6 बजे 30 हो गया। तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपके पास चाल आ गई है, तो आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड आपके पास दी हुई है, वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और समय आपको अभी पता है क्वेश्चन में 15, तो 15 3 45 हो गया। तो ये आपका आ गया 450 मीटर। तो 450 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इस प्रश्न को जो है हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि अपर्याप्त जानकारी है। यदि आप में से कोई इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है तो कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें भी बताएं, और अगर हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि होती है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी।
तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, वो होती है वृत्त की त्रिज्या हो गई r और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। अब हमने बोला कि भाई इसकी त्रिज्या में वृद्धि करनी है, तो पहले जो त्रिज्या r थी अब कितनी वृद्धि करनी है, इसमें 75% की वृद्धि करनी है, तो r का 75% हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस 75r/100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 और r धन 75 175r/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया वैल्यू 7r/4 आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक नोट करने के बाद थोड़ा आगे देखिए, तो अब आगे क्या होगा, इसके बाद इसके आगे हमको क्योंकि क्या निकालना है, परिधि में कितनी वृद्धि होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, और अभी हमारे पास नई त्रिज्या कितनी आई थी 7r/4। इसमें से हम जो है 2 पाई r को जब हम माइनस करेंगे तो 2 पाई r यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा 7/r और इसका 1। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो ये क्या हो जाएगा 75% जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस त्रिज्या का 75% ये आ जाएगा। पहले जो आपका परिधि था वो कितना था 2 पाई r था, और अभी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 75। इसका अर्थ क्या है कि त्रिज्या में 75% की वृद्धि करने पर जो परिधि है वो भी 75% हो जाएगी। अगला प्रश्न है साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, तो भाई साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 किस में होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र कितना होता है, तो एक गोलार्ध यानी कि अर्धगोला जो है उसका ये जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, तो वो होता है 2 पाई r²। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रश्न पत्र नंबर 5 के 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट लगता है, अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और अन्य वीडियोस की मदद से आपको बताएं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम कमेंट्स आते हैं, साथ में व्यूज़ भी जो है वीडियोस पे बहुत कम आते हैं। इसकी वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वह उतना नहीं बन पाता है डेली वीडियोस लाने का। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और यहाँ पर अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।